हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरहत सर की क्लास। माई सेल्फ फरहत हादी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे आप अच्छे से होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आवर टॉपिक इज़ टुडे ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। So friends, this lecture is going to be very important and useful for you. So don't go anywhere and please pay attention in the class. And in the end of this class, don't forget to press like, share and subscribe button. So friends, let's begin the class. So friends, our topic is today operating system. आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी मैंने डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें मैंने लिखा है इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज्ड टू ऑपरेट द सिस्टम, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर, इट इज़ यूज्ड टू बोर्ड कंट्रोल एंड मैनेज आवर सिस्टम. Without the operating system we cannot do anything on the system. It provides the platform to the application software through which they can run. So friends, इसमें मैंने आपको बताया पहली चीज़ कि इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसकी एक टाइप में से एक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो हमारे सिस्टम को चलाती है. तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी कि इट इज़ यूज टू ऑपरेट द सिस्टम, तो नाम ही है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स जो सिस्टम को ऑपरेट करे, चलाए. तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट वर्क्स लाइक ए ड्राइवर. ये ड्राइवर की तरह वर्क करता है. जैसे कि सेम है, जैसे किसी व्हीकल में अगर ड्राइवर ना हो, सपोज बस में या ट्रेन में अगर ड्राइवर ना हो तो क्या वो व्हीकल चलेगा, रन होगा? सारे पैसेंजर्स अगर बस में बैठ जाएं या ट्रेन में बैठ जाएं तो अनटिल और अनलेस जब तक कि ड्राइवर अपनी सीट पे ना बैठे, स्टार्ट ना करे बस या ट्रेन को, तो वो व्हीकल मूव नहीं करती. तो सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को चलाता है, यूज़र को यूज़ करने लायक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर. तो इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूज़र एंड ए कंप्यूटर. इंटरफेस मीन्स क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं कि मध्यस्थता भी कह सकते हैं एक तरह से हिंदी में. ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हमारा यूज़र जो है वो सिस्टम पे वर्क करता है. मीन्स ये एक इंटरफेसिंग करवाता है, एक मीडिएटर है हमारे सिस्टम और यूज़र के बीच का. ओके. और ये हमारे सिस्टम को बूट करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. बूट मीन्स क्या होता है? बूट मीन्स सरल भाषा में आप कह सकते हो कि हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करना. तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है? जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेमोरी में लोड नहीं होगा, कंप्यूटर बूट नहीं होगा. आप कहोगे कि हमारा सिस्टम ही बूट नहीं हुआ, तब तक जब तक कि अनटिल और अनलेस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स इनटू द मेमोरी, मेन मेमोरी रैम, और कंट्रोल करता है. कंट्रोल मतलब जो भी ऑपरेशन जो डन बाय द सिस्टम जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करता है. कंट्रोलिंग मीन्स हुआ कि कब डेटा को इनपुट से रिसीव करना है, कब डेटा को आउटपुट पे भेजना है, कब सीपीयू को देना है, कब सीपीयू से मेमोरी में भेजना है उसको. तो ये सारा डिसीजन, सारा कंट्रोलिंग जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. देन मैनेज करना. मैनेज का मतलब हो गया व्यवस्था करना, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना सिस्टम में. उसमें सॉफ्टवेयर के भी मैनेजमेंट आ जाते हैं, हार्डवेयर मैनेजमेंट भी आ जाते हैं, जिसको अभी डिटेल्स में बताऊँगा. तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट काम जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं. फिर मैंने लिखा विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन द सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, सपोज दैट कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा, आपने एक मशीन बनवा ली, सीपीयू आपने ले लिया, उसमें रैम लगवा लिया, हार्ड डिस्क ड्राइव लगवा ली, एक मॉनिटर ले लिया, कीबोर्ड ले लिया, माउस ले लिया, सारे को कनेक्ट कर दिया आपस में. अब आप स्विच ऑन करोगे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल नहीं होगा, लाइक विंडोज़ या यूनिक्स, लाइनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप वर्क करते हैं, अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो क्या आप सिस्टम पे कुछ कर पाओगे?
नो फ्रेंड्स, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उस केस में जो सिस्टम जस्ट लाइक ए बॉक्स, एक डिब्बा बन के रह जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे सिस्टम का सोल है। सोल मीन्स आत्मा। जैसे कि आत्मा अगर किसी इंसान की बॉडी से निकाल दी जाए तो वो डेड हो जाता है वो पर्सन। तो सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के लिए सोल का काम करता है, वो चलाता है सिस्टम को। और इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू विच दे कैन रन। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको रन करवाता है। मीन्स वो एक प्लेटफॉर्म देता है जिस पे वो रन कर सके। सेम एज जैसे प्लेटफॉर्म होती है, रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? जिससे कि आप ट्रेन पे चढ़ सकें, पैसेंजर चढ़ सके उसमें। प्लेटफॉर्म अगर नहीं होगा तो असुविधा होगी रन उस पर चढ़ने में, ट्रेन में। तो सेम एज जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिसमें यूज़र काम करता है, वर्क करता है, लाइक MS ऑफिस आप कह सकते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसकी पोजीशन सिस्टम में क्या होती है। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं लेयर वाइज कंप्यूटर में कि बाहर से चलेंगे अगर आउटर लेयर में, तो यूज़र सबसे पहले इंटरेक्शन करता है किससे? यूज़र करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी हेल्प से रन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसको कंट्रोल करता है? वो हार्डवेयर कंट्रोल करता है। तो मीन्स कि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूज़र और हमारे हार्डवेयर सिस्टम के बीच में, जिसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंट्रोल कर रहा है। इसको हार्डवेयर को भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, मीन्स की जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं लाइक CPU और मेमोरी वगैरह, उसको भी मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन करवा रहा है, कंट्रोल मैनेज कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं इस तरह से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इस लेयर। ओके, इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मीन CPU। ये CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मैनेज करता है। मैनेजमेंट मीन्स ये हुआ कि कब CPU से कार्य लेना है, किस तरह से काम लेना है, मीन्स उसकी शेड्यूलिंग करना। शेड्यूलिंग करना मतलब किसी जॉब या किसी प्रोसेस के लिए उसका टास्क अलॉट करना कि अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है तो किस इंस्ट्रक्शन को पहले CPU करेगा और कब तक करेगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन कब करेगा, इस तरह से उसकी शेड्यूलिंग करना। तो उसको कंट्रोल करना कि कब उससे कौन सा टास्क करवाना है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसर मैनेजमेंट। देन फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मीन्स की जो फाइल बनाता है यूज़र या सिस्टम की फाइल पहले से जो बनी होती है तो उसको मैनेज करना। मीन्स की वो फाइल को साइज़ के अकॉर्डिंगली रखना, कौन सी बड़े साइज़ की फ़ाइल है, कौन सी छोटे साइज़ की फ़ाइल है, या फाइल किस टाइप की है, मीन्स की वो डॉक्यूमेंट फाइल है या स्प्रेडशीट फाइल है या सिस्टम रिलेटेड फाइल्स है या PDF फाइल है। तो उसको फाइल के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना, अरेंज करना। देन फाइल का क्रिएशन डेट क्या है, किस डेट को बनी, तो डेट वाइज उसको रखना, अरेंज करना। देन उसकी साइज़ के अकॉर्डिंगली उसको अरेंज करता है सिस्टम की। साइज़ मीन्स कि वो मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है, बड़ी फाइल्स है या छोटी है, तो उसको एक अरेंज करना, ऑर्डर देना। तो और उसकी इंडेक्सिंग वगैरह करना जिससे कि सिस्टम को उसको सर्च करने में इजी हो, आसानी से इसलिए उसको एक्सेस कर सके फाइल को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी फाइल मैनेजमेंट में। देन थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टरी मैनेजमेंट। तो डायरेक्टरी मैनेजमेंट मीन्स डायरेक्टरी इज ऑल्सो कॉल्ड फोल्डर। डायरेक्टरी को फोल्डर भी कहते हैं विंडोज़ में। ऐसे डॉस पुराने अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें हम लोग डायरेक्टरी कहते थे। तो डायरेक्टरीज भी होती है, सिस्टम की भी डायरेक्टरीज होती है, यूज़र ही बनाता है तो उसको मैनेज करना सेम है जैसे फाइल मैनेजमेंट होती है। देन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में मेनली उसकी रैम आप कह सकते हो। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर आप बात करो तो रैम, क्योंकि रैम जो होता है वो मेन मेमोरी होती है, सारी प्रोसेसिंग CPU रैम के थ्रू ही करता है। सेकेंडरी मेमोरी तो बाद में आती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव या CD DVDs वगैरह, उसका बाद में नंबर आता है। बस CPU से डायरेक्टली जो कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन, वो रैम से होता है हमारे। तो रैम को मैनेज करता है। रैम को मीन्स कि यूटिलाइज करना, उसके स्पेस को प्रॉपर्ली उसको फ्री करना। मीन्स कि अगर
ज़्यादा ऑक्यूपाई रैम हो गया तो उसको रिलीज़ करना उस मेमोरी को, उसको हमेशा फ्री करते रहना है, मेमोरी को रिफ्रेश करते रहना, जिससे कि प्रॉपरली डेटा का कम्युनिकेशन वन यूनिट टू अनदर होता रहे, मीन्स कि उसमें डिले ना हो। ओके, तो स्पेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कि उसमें स्पेस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री करना, रिलीज़ करना, जिससे कि ईजिली स्मूथली हमारा डेटा जो है वो मूव कर सके वन यूनिट टू अनदर। देन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आईओ का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। आईओ को मैंने लिखा इनपुट, आई फॉर स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। तो इनपुट में कीबोर्ड, माउस और अदर जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, स्कैनर वगैरह, तो उनको मैनेज करना, या आउटपुट में प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया और अदर जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना। देन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स ये हुआ कि जो रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि सिस्टम बस वगैरह हो गई, या और भी चिप्स वगैरह जो होते हैं उसको कंट्रोलिंग करना, मैनेज करना, वो भी रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है। देन सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी मीन्स कि इसमें यू कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, तो उसके लिए आप पासवर्ड दे सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे कि दूसरा व्यक्ति इन एब्सेंस ऑफ योर्स, दूसरा व्यक्ति कैन नॉट ओपन योर सिस्टम और कैन नॉट यूज योर सिस्टम, तो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन भी है और हार्डवेयर भी है, जिसकी दोनों तरह की प्रोटेक्शन है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ। तो सॉफ्टवेयर में फाइल वगैरह की प्रोटेक्शन होती है, फाइल फोल्डर की, कि कोई उसको ओपन नहीं कर सके, और हार्डवेयर में इसकी पूरे सिस्टम को ही प्रोटेक्ट करना है कि ओपन ही ना हो। तो ये सब चीज़ों को फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये इसके फंक्शन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन। तो फ्रेंड्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन जो टाइप्स होती है वो मैंने यहाँ क्लासीफाई किया है। पहला फर्स्ट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टी प्रोसेसिंग, then time sharing operating system, then real time operating system, then distributed operating system, और last one is network operating system. Okay, तो friends इसमें first let us know from the first batch processing operating system ये क्या होता है। As its name implies that कि ये जो प्रोसेसिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम बैच वाइज करता है। बैच का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए सीक्वेंस, या सेट और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और टास्क, या उसे जॉब भी कर सकते हो, टास्क और जॉब, परफॉर्म्स स्टेप बाय स्टेप without performing the other task। तो फ्रेंड्स बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि सेट और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और टास्क या जॉब, इसको इंस्ट्रक्शंस को टास्क भी आप कह सकते हो, टास्क मीन्स कार्य, या जॉब मीन्स भी कार्य होता है जो दिया जाता है सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप होता है विदाउट परफॉर्मिंग द अदर टास्क। बैच प्रोसेसिंग में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उसको सिस्टम वन बाय वन करता है एग्जीक्यूट टिल द लास्ट इंस्ट्रक्शन, और फाइनली इट गिव्स द रिजल्ट। इफ देयर इज एनी एरर फाउंड इन बिटवीन, तो वो gives the results कि हाँ whether the your processing is done successfully or not। तो सक्सेसफुल हो गया तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज जो एरर है तो उसको आप जब तक अनटिल और अनलेस उसको आप मॉडिफाई या रेक्टिफाई नहीं करोगे तो सही नहीं होगा फिर। तो ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है। इसको बैच प्रोसेसिंग हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था रियल डेज में जिसको MS-DOS कहते थे, इसमें हम लोग बैच फाइल बनाते थे और उसमें इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स को लिखते थे स्टेप बाय स्टेप और उसको हम लोग रन करवा देते थे। तो जितने कमांड हमने उसमें लिखे हैं वो रन करता था। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ उसका, तो उसमें हम लोग DOS के कमांड जैसे मैंने लिख दिया, पहला कमांड CRS लिख दिया,
फिर लिख दिया DIR, फिर लिख दिया डेट, फिर लिख दिया टाइम, देन लिख दिया पॉपीकॉर्न ABC, देन कंट्रोल Z सेव करने का। तो इस तरह से कमांड लिखे हुए हैं। डॉस के CLS लिखा तो क्लियर द स्क्रीन मीन सिस्टम ने जो मॉनिटर में जो कुछ पहले से लिखा हुआ था, प्रिंट किया हुआ, उसको क्लियर कर दिया। DIR से जो लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स जो थी सिस्टम में, उसको उसने डिस्प्ले किया। डेट से जो करंट डेट थी सिस्टम की, उसको डिस्प्ले किया। फिर टाइम से टाइम डिस्प्ले किया। कॉपीकॉन ABC से एक फाइल क्रिएट हुई ABC नाम से, फिर आपको कुछ मैटर टाइप करना है, देन कंट्रोल Z से उसको सेव कर लिया। तो ये बैच फाइल है। इसको बैच में इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन सिस्टम हमारा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अगर आप ग्रुप में लिख दो, सेट में लिख दो, तो उसको सिस्टम परफॉर्म करेगा पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बैच में, एक ग्रुप में। और उस दौरान ड्यूरिंग दैट बैच कमांड्स आवर सिस्टम विल नॉट डू एनी अदर टास्क और जॉब, दूसरा टास्क या जॉब वो नहीं परफॉर्म करेगा। ओके, क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी मीन्स होता है मेनी, मल्टी वर्ड का क्या मतलब होता है? मेनी। मेनी का मतलब कई, और टास्क मीन्स क्या होता है? कार्य, जॉब कह सकते हो या कार्य। हिंदी में कह सकते हैं कई कार्य करवाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो परफॉर्म करे कई कार्य। तो मल्टीटास्किंग में आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन डू मल्टीटास्किंग वर्क, मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस। तो मल्टीटास्किंग में आप क्या कर सकते हो? इसका एग्जांपल ये है कि यू कैन open more than one programs at a time, या you can do more than one task at a time और simultaneously। like जैसे आप एक एप्लीकेशन खोल लीजिए नोटपैड विंडोज़ में, जिसमें आप टाइपिंग करते हो, आप टाइप कर रहे हो, और एक एप्लीकेशन आप मीडिया प्लेयर का खोल लीजिए और उसमें कोई सॉन्ग आप प्ले कर लीजिए। तो आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, सॉन्ग भी चल रहा है, ईयरफोन आपने हेडफोन लगाया हुआ है, आप ऑडियो सुन भी रहे हो, साथ में टाइपिंग कर रहे हो नोटपैड में। तो ये दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डन। तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो कि विंडोज़ उसका एग्जांपल है। डॉस नहीं है, डॉस सिंगल टास्किंग होता है, एट ए टाइम वन टास्क ही परफॉर्म होता है उसमें। देन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम एक ही होता है, बट उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, मोर देन वन प्रोसेसर इन ए सिस्टम, एंड दे share the main memory okay, they share the main memory commonly, and it is also called tightly coupled ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, टाइटली कपल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो रैम है वो कॉमन होता है सभी प्रोसेसर के लिए, और सिस्टम की रिसोर्सेज, सिस्टम बस वगैरह ये कॉमन होती है, बट एक से ज़्यादा प्रोसेसर इसमें वर्क करते हैं, इसीलिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया। तो मल्टी प्रोसेसिंग है तो ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा फास्ट होगा सिंगल प्रोसेसर से,
जल्दी ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जल्दी आउटपुट इसका ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा देगा जल्दी। और ये टास्क को या जॉब को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। जैसे सपोज दैट एक जॉब एक प्रोसेसर को दी गई, दूसरी जॉब सेकंड प्रोसेसर को, तीसरी जॉब थर्ड, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम के हैं वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग प्रोसेसर को दे दिए गए और वो सारे साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं एक साथ। तो वो जो काम जो सपोज दैट 5 इंस्ट्रक्शन है वो एक प्रोसेसर करेगा तो 5 टाइम्स उसका जो होगा 5 बार में उसको करेगा। बट अगर वो 5 प्रोसेसर उसको करेंगे तो क्या होगा, एक बार में ही 5 टास्क हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे। मीन्स कि वो 5 टाइम्स ग्रेटर हो गया सिंगल प्रोसेसर से, अगर 5 प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं तो इसकी स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा हुई मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। बट ये एक ही सिस्टम में होते हैं इसलिए टाइटली कपल्ड होते हैं, क्योंकि रैम और बस को कॉमनली यूज़ करते हैं। देन इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए, इसको 8 पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक है। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसिंग से कुछ मिलता जुलता है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग को, ध्यान इसके बाद टाइम शेयरिंग और बाकी अदर्स में करूँगा। मल्टी प्रोग्रामिंग, जैसा कि इसका नेम है मल्टी प्रोग्रामिंग, मीन्स कि इसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। और जैसे आप इसका एग्जांपल इंटरनेट में कर सकते हो कि जैसे एक CPU एक सर्वर है, उस सर्वर में एट ए टाइम अलग अलग यूज़र डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन करते हैं। जैसे किसी ने जीमेल ओपन किया हुआ है, किसी ने जो है कोई वेबसाइट ओपन की है अलग, किसी ने दूसरी साइट ओपन की, कोई फेसबुक चला रहा है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। मीन्स कि कई सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली उस पर रन होते हैं, जो कि इंटरनेट वगैरह में यूज़ किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि इसका नाम है टाइम शेयर करना, मीन्स कि इसमें जॉब को टाइमिंग दी जाती है, अलग अलग टाइम शेड्यूल दिया जाता है, साइकिल्स बनाई जाती है अलग अलग जॉब की। जैसे जॉब 1 है या प्रोसेस 1 है, ये जॉब 2, ये जॉब 3 है। इसको टाइम अलॉट किया सिस्टम में हमारे, मान लीजिए 5 मिली सेकेंड का इसको किया, इसको भी 5 मिली सेकेंड का किया, इसको मान लीजिए 3 मिली सेकेंड का किया। तो जितनी देर का टाइमिंग दिया गया एक जॉब को, बस उतनी टाइम ही उसको अलॉट होगी उस प्रोसेस के लिए, वेदर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय द सिस्टम और नॉट, इट डजंट मैटर। अगर सपोज 5 मिली सेकेंड में जॉब नहीं परफॉर्म हो पाई तो सिस्टम स्विच कर जाएगा दूसरी जॉब पे। ये 5 मिली सेकेंड में हो गई तो ठीक है, तीसरे पे चल गया, 3 मिली सेकेंड में हो गई तो चौथे वाले जॉब पे जाएगा, अदरवाइज नहीं हुई तो भी वो चौथे वाले नेक्स्ट वाले जॉब पे चला जाएगा। तो ये टाइम शेयरिंग में होती है कि सबका एक टाइम स्लॉट बना है हर प्रोसेस का, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली उसको वो करता है, टाइम क्वांटम दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको शेयर करता है सिस्टम। ओके। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स यूज होता है साइंटिफिक एप्लीकेशन में। सॉरी, रियल टाइम होता है साइंटिफिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एडवांस इसका यूज़ है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका यूज़ होता है साइंटिफिक पर्पज से या रोबोटिक्स में इसका यूज़ है, या कुछ प्लांट या मशीनरी को कंट्रोल करने।
इसमें एक टाइमिंग सेट होती है, जैसे सपोज दैट कि मिसाइल लॉन्चिंग का साइंटिफिक वर्क में मिसाइल लॉन्चिंग होती है या सैटेलाइट लॉन्चिंग का प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि टाइमर होता है जो चलता रहता है। 10 सेकंड का टाइमर है, तो रिवर्स ऑर्डर में उसको चलाया जाता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो जैसे ही 0 पे वो आया, इमीडिएटली उसका लॉन्च पैड उसको लॉन्च कर देगा रॉकेट को। रॉकेट इमीडिएटली जो है ऊपर एयर में जो है वो ऊपर जो है फ्लो कर जाएगा इमीडिएटली। तो ये एक टाइमिंग बनी हुई है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो सिस्टम है इसकी, जो कंप्यूटर जो कंट्रोल कर रहा है उस रोबोट लॉन्चिंग प्रोग्राम को, तो उसका एक टाइमिंग सेट किया गया। उस टाइम में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, मिसमैच हुआ, तो वो रोबोट में भी कि टाइमली लॉन्च ना हो पाए, ब्लास्ट हो जाए, या उसका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसको भेजा जा रहा है उस डायरेक्शन में ना जा पाए, मीन्स सक्सेसफुल हमारा ना हो। तो टाइमिंग वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वहाँ पर होना चाहिए। तो उसके लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है। तो फिर आप कह सकते हो इनमें से सबसे ज़्यादा एडवांस हुआ, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी और स्पीड सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस होंगी, क्योंकि इतने बड़े डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है। ओके, रोबोटिक्स में भी यूज़ होता है रोबोट्स को कंट्रोल करने। रोबोट्स के जो प्रोग्राम है टाइम के अकॉर्डिंगली, भाई रोबोट कोई भी चीज़ को ऑटोमेटिकली एक टाइम पे, सपोज दैट कि किसी रेस्टोरेंट वगैरह में रोबोट्स होते हैं कि कोई अगर कस्टमर आया रेस्टोरेंट में, तो वो उसने डोर ओपन कर लिया, अगर अंदर कस्टमर एंटर्स इन द होटल और रेस्टोरेंट, तो सेंसर लगे हुए हैं, उसने ओपन कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। या कोई सामान लिफ्ट करना है या कहीं ले जाना है, तो वहाँ भी एक्यूरेसी चाहिए, टाइमिंग चाहिए, उस टाइम से उस टाइम तक उसको वहाँ तक ले जाना है, तो टाइम कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पे फिर वो वर्क नहीं आपको मिलेगा, आउटपुट आपको सही नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही एडवांस इसके यूज़ है रियल टाइम ऑपरेटिंग। या कोई प्लांट वगैरह मशीनरी को कंट्रोल करना है, कि उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, अलग अलग टाइम में शेड्यूलिंग बनी हुई है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये वर्क होगा, फिर इस टाइम से इस टाइम तक ये वर्क होगा। तो सारा चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंगली कंट्रोल, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। देन आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि इसका नाम ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग इसके सबके डिफरेंट सीपीयूज और मेमोरी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ये सीपीयू प्लस मेमोरी सब भी अलग अलग है। सारे सिस्टम में PC1, PC2, PC3, PC4 है। तो सीपीयू प्लस मेमोरी या रैम कह सकते हो, मेन मेमोरी, सीपीयू प्लस रैम। तो सबकी इंडिविजुअल सीपीयू सबके अलग है, प्रोसेसर सबके अलग है सारे सिस्टम के, और सबकी मेन मेमोरी अलग है। मीन्स कि ये मल्टी प्रोसेसर में ये होता था कि एक ही सिस्टम होता था, प्रोसेसर्स अलग अलग होते थे, बट वो मेन मेमोरी सभी शेयर करते थे कॉमनली, या सिस्टम रिसोर्सेज वो कॉमनली शेयर करते थे, बट इसमें सब अलग अलग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों कहते हैं? क्योंकि सब अलग अलग है, जिसकी कोई किसी का यूज़ नहीं कर रहा है सीपीयू या मेमोरी, सबके अलग अलग है। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि इसमें से कोई पीसी या सिस्टम अगर फेल हो जाता है, सपोज दैट PC2 नहीं वर्क कर रहा है, ये फेल हो गया, तो उस केस में भी आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, आपका वर्क बंद नहीं होगा। इसके थ्रू, इस पीसी के थ्रू आपका यूज़र वर्क कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। ये आपका यूज़ होता है, आप कह सकते हो इंटरनेट में यूज़ होता है, या नेटवर्किंग वगैरह में यूज़ होता है। इंटरनेट और नेटवर्किंग, लैन मैन वगैरह में
यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या देन लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेनली पीयर टू पेयर नेटवर्क होता है या लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसमें यूज़ होता है। पर्पज़ इसका है डेटा शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैंने बताया वो मेनली इंटरनेट वगैरह में बड़े स्केल पे यूज़ होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्मॉल नेटवर्किंग के लिए। और इसमें जो एग्जांपल इसके जो है वो विंडोज़ एनटी, लाइनक्स या विंडोज सर्वर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इसके थ्रू भी हम लोग फाइल फोल्डर वगैरह शेयर कर सकते हैं या प्रिंटर वगैरह शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे and I hope that you would have understood all the topics very well. So see you in the next lecture. Till then, goodbye, have a nice day, and don't forget to press like, share and subscribe my channel. Thank you.